हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? क्या मेरी आवाज तुम लोग को आ रही है भाई? एक बार प्लीज क्लियर कर दो फटाफट से। गुड इवनिंग श्रुति, वंश, शिवांग, स्वमा, जसलीन, जसिका, मुस्कान, सेजल, आर्यन, वर्षा, साहिल, आदित्य, मुस्कान, अंजलि, जयवीर, प्रेम, तनीषा, ज्योति, कंचन, आयुष, सलोनी, तृप्ति, नफीजा, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तुम्हारी कौन सी क्लास हो गई? कितनी क्लासेस तुमने कर ली है भाई? मेरे को एक बेसिक आइडिया दे दो यार। क्या क्या चल रहा है तुम्हारी क्लासेस में? क्या क्या तुम लोगों ने अभी तक सीख वीख लिया कि नहीं? कुछ सीख लिया? थोड़ा बढ़िया फीलिंग विलिंग आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? थोड़ी बातें बताओ। सभी को गुड इवनिंग, बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्यारे प्रारंभ 2029 बैच में। आई होप आई एम कोटिंग इट राइट। 18, 19, 20 लेक्चर्स हो चुके हैं। बाप रे बाप, क्या क्या सीख लिया भाई तुम लोगों ने? टॉपिक्स क्या क्या पढ़े तुमने 19-20 लेक्चर में? बहुत कुछ। अरे बहुत कुछ में एक आध दो चीज बता दो भाई। थोड़ी थोड़ी सी बातें बता दो। लो, कोई कह रहा है कि बहुत कुछ सीखा, कोई कह रहा है नथिंग, कुछ भी नहीं सीखा। आंसर राइटिंग सीखी थोड़ी थोड़ी। अरे देखो, अभी तो पढ़ा नहीं है, थोड़ी सी भी बेसिक आइडिया मिल गए होंगे। आंसर राइटिंग, सब्जेक्ट्स के इंट्रो, सिलेबस, थोड़ी सी बातें की तुमने, अच्छी बातें, बेसिक नॉलेज समझा। पॉलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यूपीएससी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा है बेटा। यूपीएसई नहीं होता, सी होता है, यूपीएससी होता है। पेपर पैट पेपर पैटर्न नहीं होता बेटा, पैटर्न होता है। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। अच्छा, ऐसे और एथिक्स के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातचीत की है। मेंटल स्ट्रेंथनिंग की बात की है। दिव्या मैम ने लिया था कुछ क्लास, बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट सीखा है तुम लोगों ने। अंडरस्टैंडिंग है सभी सब्जेक्ट्स की। अभी देखो, ये सारी चीजें अभी तुम्हारी शुरुआती दिनों में है। 15 से 20 क्लासेस में अब ऐसा कुछ नहीं तुम सीख जाओगे कि हाँ सर अभी अभी बैठाओ सर हमें यूपीएससी में। हम आज के आज ही क्लियर करके दिखाते हैं आपको। हाँ, ऑफ कोर्स मेरा वो पूछने का मतलब भी नहीं है। अभी तक बस मुझे यही समझना है कि हाँ बेसिक बेसिक चीजें तुम लोगों ने समझ ली हैं क्या? ठीक है, वेरी वेल वेरी वेल वेरी वेल, नो इश्यूज। काफी सारे लोग मुझे जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं। मेरा नाम शिवम यश है और मैं पिछले 8 सालों से साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। शुरुआती कुछ सालों में मैंने सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शनल भी पढ़ाया था। तीन साल मैंने सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शनल भी पढ़ाया है। बट लेटर ऑन मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट सेक्शन में आ गया। थोड़ा ओनली आईएएस में मैं बहुत पुराना हूँ। मतलब मैं उस टाइम से ओनली आईएएस में हूँ जब 3 बंदे हुआ करते थे सिर्फ। मैं, सुमित सर और देवेंद्र सर हुआ करते थे। और भी थे, पारस सर भी थे और भी, बट ऑन एंड ऑफ हमेशा चलता रहता था कुछ लोगों का। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने छोटे छोटे कोर्सेस वगैरह स्टार्ट किए, फिर टीम में बिल्ड किया। हमने बहुत मेहनत की है इसको बिल्ड करने में। तो यश मेरा सरनेम नहीं, इसकी कोई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कभी मेन क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा। आज का टाइम थोड़ा कम है अपने पास में, तो कभी अपन का इंटरेक्शन तो डिटेल में होगा यार। साइंस एंड टेक तो अभी हमें पढ़ना ही है, ज्योग्राफी पढ़ना ही है, तो टेंशन की बात नहीं है। हम करेंगे, बढ़िया से करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो हाँ, तो अभी बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू ऑल मस्ट नो, है ना। सबसे बड़ा प्रश्न जो है आज का तुम्हारे दिमाग में, वो यही होना चाहिए, है ना। बाकी सारी चीजें, पारी की दुनिया एक तरफ और ये जो है एक तरफ। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब अरे मेरी लैंग्वेज से लग रहा है क्या? शक्ल पे मत जाओ भाई, साउथ से नहीं हूं मैं। हाँ, तो अब जरा यहां पर इस बात को समझो कि सबसे पहला प्रश्न और तुम्हारे दिमाग में ये उठा है, तो हम सबसे पहले आज समझ रहे हैं कि जो हमारे पास में एनसीईआरटी है, वो इस बार की पेपर के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितना रिलेवेंट है। हम हाउ मच टाइम वी शुड स्पेयर
ऑन एनसीईआरटी। तीसरा पॉइंट है ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। तो बेसिक बेसिक बातों को हम जरा समझेंगे, और टोटल अगर हम बात करें हमारे पास में ओवरऑल देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 40 से 44 एनसीईआरटीज हैं, और ये हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की। तो टोटल इन 40-44 किताबों में 44 बुक्स हैं टोटल। अपनी कितना पढ़ना है, सारे पढ़ डालें, ऐसे कैसे? तो यहां पर इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्या अप्रोच क्या रखनी है अपने को, कैसे करना है। ये इतना पढ़ेंगे क्या, हालत खराब हो जाएगी भाई हमारी। तो इसीलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेट करें और इस बात को समझें कि आखिरकार यहां पर क्या चल रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जैसे देखो, अब यहां क्लास का माहौल, अब तुम सब अभी नए नए हो, है ना तुम लोग को वो क्या बोलते हैं, तुम लोग से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा अभी के लिए। लेकिन हाँ, जैसे यहां पर लोग आते ही हैं तो सब लोग आके बोलते हैं कि हेलो एवरीवन, हाय। जो लड़कियां होंगी स्पेशली उनको कि अरे पल्लवी तुम कैसी हो। हाँ, तो पल्लवी का रिप्लाई भी आ जाएगा अभी शुरू शुरू में कि हाँ मैं सही हूं, तुम बताओ। तो इन सभी चक्करों में ना पल्लवी की पढ़ाई होगी और ना पल्लवी से हाय हेलो करने वालों की। तो पल्लवी बस एक एग्जाम्पल है ना, डो नॉट टेक इट अदरवाइज। ऐसे बहुत सारी लड़कियां होंगी और बहुत सारे लड़के होंगे, तो नया नया जोश है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना इसको, ये तुम्हारा कोई फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है ना, ना ही यहां पर तुम क्या बोलते हैं दोस्त बनाने की एक नई तरकीब लेके आए हो, या फिर तुम रोज एक नए उद्देश्य के साथ क्लास में आओगे कि भाई आज क्लास जो होगी उसमें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी या कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करो बेटा कि हाय हेलो होता रहेगा। ये लोग पता नहीं कौन है, तुमको भी नहीं पता। पल्लवी के नाम से पता चला कोई लड़का निकल जाए, तुमको क्या पता, ये तो नाम तो डिजिटल है ना। विवेक कुमार पता चला लड़की निकल जाए, है ना। ये प्रद्युमन पाल, अच्छा तुम भी हो बेटा, अच्छा तुम्हारा ही बैच है ये, ओके ओके। तो बेसिकली क्या है, अब बड़ी सारी चीजें, तो इसीलिए स्टे अलर्ट, है ना। थोड़ा हाय हेलो कम करो, मैं मिलने आया हूं तो मेरे से थोड़ी बातचीत कर लो, तो इट वुड बी मोर बेनिफिट फॉर यू ऑल। ठीक है, तो यहां पर हम जरा अब इस चीज को आगे कंटिन्यू करें। तुम्हारा हाय हेलो अगर खत्म हो गया हो तो, है ना। डू नॉट मेक इट अ मैट्रिमनी साइट बेटा, दिस इज अ प्लेस ऑफ स्टडी, एंड यहां पर बहुत टफ कंपटीशन है, मुश्किल से किसी का सिलेक्शन हो पाता है। तो इसीलिए अब उस जोन से बाहर निकल जाओ, है ना। हाय हेलो करते रहना बेटा, सिलेक्शन के बाद वहां मिलना जब लबासना में ना, तब वहां पर हाय हेलो करना, तो वहां पर रिप्लाई भी आएगा तुमको। अभी यहां रिप्लाई हर बार आए ये जरूरी नहीं है, तो इसीलिए फिर वहां पर तुम्हारे पास ही मैसेजेस आने लगेंगे। तो इसीलिए जस्ट वेट फॉर दैट डे, अभी इतना जल्दी सब कुछ मत उछल कूद करो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। क्या 2026 के पेपर में क्या एनसीईआरटी से सवाल आए हैं? द आंसर इज नो। है ऐसा? एनसीईआरटी से सवाल आए हैं जितने पहले आया करते थे? नहीं। तो इसीलिए हम ये बात समझ लें कि एनसीईआरटी पर कितना फोकस करना है। रिलेवेंस की अगर बात की जाए, सबसे पहला टॉपिक मैंने यही लिखा था ना तुम्हारे लिए कि भाई रिलेवेंस क्या है एनसीईआरटी का आज के डेट में। तो एनसीईआरटी पढ़ने का मायना थोड़ा बदल गया है। देखो एक्चुअल में क्या है, तुम सबको पता ही होगा कि यूपीएससी इंडस्ट्री में जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं, जो बहुत सारे लोग अपने अपने कंटेंट डिलीवर करते हैं, इनमें से ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि कंटेंट सिर्फ व्यूज के लिए देते हैं। और इसीलिए एनसीईआरटी को आज तक हमने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया है। ग्लोरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि भाई अरे तुम्हारा बेसिक एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तुमने, ओहो अरे यार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यार तुम्हारा। तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैंने जब सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन तो मेरा भी नहीं हुआ है, लेकिन जब मैंने अपने मेंस एग्जाम में मैं गया, अपने इंटरव्यू मैंने दिए, यकीन मानो बेटा मैंने इस 40-44 किताबों में जो मैं तुम्हें अभी गिनाने जा रहा हूं,
इनमें से मैंने मुश्किल से शायद 10 से 12 किताबें पढ़ी थी, और मुझे लगता है कि उतनी मोर देन सफिशिएंट भी है। और आज के टाइम को देखते हुए हमें सारी किताबें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अलग अलग हिसाब से अपने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है। और यही बात हमें आज समझनी है कि आखिरकार ये ग्लोरीफाई हुआ किस लिए? हुआ इसलिए क्योंकि लोगों को लगा कि यार एक सबसे आसान तरीका है बच्चों को अट्रैक्ट करने का कि भाई एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, और बोलते हैं कि यार एनसीईआरटी जो है यही तुम्हारे लिए यार बेस बिल्डिंग का काम कर रही है, यहीं से सवाल आते हैं सारे। तो तुमको जो है एकदम से बता दिया गया होगा कि देखो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं तो फिर तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, यूपीएससी का यू भी नहीं आएगा। ऐसी बहुत सारी बातें तुम लोग को बताई गई होंगी, आई नो दैट। बट इन सबको दरकिनार करते हुए थोड़ी रियलिटी वाली बातें करते हैं, थोड़ी रियलिस्टिक बातें जो कि एक्चुअल प्रैक्टिकल है, और मतलब बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मतलब ऐसे हवा में उड़ती उड़ती बातें नहीं है। तो यहां पर ग्लोरीफाई करने का मतलब, अगर कोई ग्लोरीफाई करके ये बोल रहा है कि ना इससे यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं, तो शायद वो कुछ साल पहले तक सही भी था। यूपीएससी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आया करते थे, बट पिछले कुछ सालों में नहीं आए हैं। इनफैक्ट जब भी हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो कुछ एक सब्जेक्ट्स बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की जब मैं बात करता हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है ज्योग्राफी। दूसरा सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आता है वो है हिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट जो मेरे दिमाग में आता है वो है पॉलिटी। चौथा सब्जेक्ट जो मेरे दिमाग में आता है वो है इकोनॉमी। पांचवा सब्जेक्ट जो मेरे दिमाग में आता है वो है साइंस। और एनसीईआरटी की बात करोगे तो तुम इसी साइंस में तुम बड़े आराम से एनवायरमेंट के भी कुछ टॉपिक्स को देख सकते हो। एनवायरमेंट के लिए एज सच बहुत अलग से किताबें तुमको नहीं मिलेंगी, लेकिन साइंस के अंदर ही एनवायरमेंट के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की गई है। अब दूसरी बात यह भी है कि तुम लोग को पता नहीं, ये बात पता है कि नहीं, कि एनसीईआरटी जो हैं अब काफी हद तक बदल गई हैं, है ना, दे हैव चेंज्ड। जैसे पहले अगर मैं बताऊं तो साइंस जो है, क्लास 9th की जो साइंस की किताब आती थी वो साइंस के नाम से आती थी। अब वो साइंस वाली किताब जो है, अब वो साइंस की किताब का नाम ही बदल गया है। अब वो नाम हो गया है क्या? उसका नाम हो गया है बेटा एक्सप्लोरेशंस। ये 9th ग्रेड की बात हो रही है। तुम लोगों ने हो सकता है अपने बचपन में इस वाली किताब को पढ़ा होगा, लेकिन अब इट हैज बीन कन्वर्टेड टू एक्सप्लोरेशंस। सिर्फ नाम नहीं बदला है, अंदर के कंटेंट भी बदले हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये कुछ प्रोमिनेंट हमारे पास में सब्जेक्ट्स हैं जिनके हम एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं। इतना सच नहीं बोलना था? अरे नहीं यार, सच बोलना पड़ता है। अब तो तुम लोग बैच में आ चुके हो तो तुमको रियलिटी पता होनी चाहिए, है ना। तो रियलिटी जो है वो बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हम अगर असलियत में नहीं जिएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी हमारे लिए। 6 महीने 8 महीने बाद शॉक लगेगा तो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए जितना शॉक लगना है पहले लग जाए, मेंटल सेटअप पहले से ही क्लियर हो, फिर हम तैयारी करें। तो यहां पर देखो, आज के टाइम पर मैं डिफिनीशन कैसे बदल रहा हूं और हाउ दिस हैज बीन रॉन्गली पोर्ट्रेड टू यू ऑल। एक्चुअल में हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 2026 का पेपर जो है ना, वो एनसीईआरटी को किल नहीं करता है। मतलब क्या है कि इफ द क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, शुड वी ड्रॉप इट? सिंपल सा सवाल है। क्या हम एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दें? काम तो बन ही जाएगा अपना, क्योंकि सवाल तो आते नहीं है उससे, तो छोड़ देते हैं सर, काम अपना आसान हो जाएगा। द आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों भाई? अरे सर, अभी तो आपने बोला सवाल ही नहीं आता, तो हम क्या करेंगे पढ़ के? एग्जैक्टली, सवाल नहीं आता है, और सवाल आने के लिए कभी हम एनसीईआरटी पढ़ते भी नहीं थे। एनसीईआरटी पढ़ने का अपना एक उद्देश्य था। एनसीईआरटी पढ़ने का अपना सबसे पहला जो रीजन था वो आज भी रेलेवेंट है उतना ही, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब तुम्हारा सौभाग्य होगा कि इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सवाल कभी यूपीएससी तुमसे पूछ ले और कभी ना पूछे। तुम्हारा सौभाग्य होगा कि पूछ ले, और नहीं होगा तो नहीं पूछेगा।
तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की क्या नीड है सर? सच में नीड है क्या? हम डायरेक्टली क्या बढ़िया किताबें क्यों नहीं पढ़ सकते? हम एडवांस किताबें पढ़ेंगे सर, हमारा बहुत बढ़िया दिमाग है। तो आंसर ये है बेटा कि पढ़ो, कोई रोका नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। अब ये क्या होती है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं। मान लेते हैं कि एक तरफ में हमने एक एग्जाम्पल ले लिया विवेक का, और एक तरफ में मैंने एग्जाम्पल ले लिया पल्लवी का। मैं एक बेसिक आइडिया लेके चल रहा हूं। विवेक जो है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लेते हैं विवेक जो है यहां पर, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया है, पॉलिटिकल साइंस ले लिया। और पल्लवी उसी तरफ, पल्लवी ने क्या किया बेटा? पल्लवी ने अपना एक इंग्लिश लिटरेचर ले लिया है ना। अलग अलग चॉइसेस है भाई, चल रहा है लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर विवेक ने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया, इसका मतलब है विवेक के पास में पॉलिटी की रुचि होगी, है ना। पॉलिटी की रुचि होने का मतलब यह है कि मे बी पॉसिबल कि विवेक के पास में पॉलिटी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से ही हो। तो जिसकी तलाश हम कहां करते? एनसीईआरटी में करते। शायद वो विवेक के लिए ऑलरेडी है, लेकिन क्या वो पल्लवी के लिए है क्या? नहीं, द आंसर इज नो। पल्लवी का पॉलिटी अभी भी वैसे ही हिला डुला सा है। तो हो सकता है कि विवेक जब इस बात को स्टार्ट करें, तो विवेक का भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इनको सब कुछ आता ही है, बट इट मे बी पॉसिबल कि विवेक क्या करे ना, अपने पॉलिटी के किताबों के लिए बहुत बेसिक किताबें उठाएं। जैसे कि हम अगर मान लेते हैं इस तरीके से हम कुछ बात करें, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर एक 11वीं की किताब आती है बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तुम लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा या फिर अभी पढ़ोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये क्लास 11वीं की है। और सिमिलरली अगर मैं इसको क्लास 12वीं की बात कर दूं, तो क्लास 12वीं की जो बात यहां पर आता है, इसी का पार्ट 2 आता है ना। इसी में अपना जो नेक्स्ट पार्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका सेकंड पार्ट यहां पर सामने आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सिंस इंडिपेंडेंस। और ये कब की है बेटा? ये क्लास 12वीं की है। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि क्लास 11वीं और 12वीं की जो ये दोनों किताबें हैं, ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत शानदार हैं। तो इट मे बी पॉसिबल कि ये विवेक के लिए क्या हो, उसको ना पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये दो किताबें पढ़नी पड़े, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसके पहले की जो भी किताबें हैं, बी इट 6th, 7th एंड 8th या फिर 9th एंड 10th, इन्होंने अपना पहले से ही कवर कर रखा है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो विवेक के लिए सिर्फ ये दो किताबें इंपॉर्टेंट है। लेकिन पल्लवी के केस में क्या होगा? पल्लवी के केस में ऐसा है कि पल्लवी जो है एक स्टूडियस बच्ची है ना। पल्लवी एक स्टूडियस बच्ची है, पढ़ने लिखने में अच्छा उसका नंबर आया है, क्लास 11 12 में उसने अच्छे से पढ़ाई की है, शिद्दत से पढ़ाई की है। और अब भले ही उसने इंग्लिश लिटरेचर क्यों नहीं ले लिया हो, लेकिन पॉलिटी के बहुत बेसिक वाले कॉन्सेप्ट उसको पता है। इंग्लिश लिटरेचर लिया है तो इसका मतलब है इंग्लिश उसका अच्छा होगा। इसका मतलब है कि जो बड़े बेसिक टर्म्स, जिसका मतलब शायद हम लोग को नहीं पता होता, सोवेरेनिटी क्या है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ऐसे भारी भरकम शब्द पल्लवी के लिए इतने डिफिकल्ट ना हो। तो पल्लवी को ऐसा लग सकता है कि 11th और 12th की जो किताबें हैं वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी, बट साथ में मुझे 9th और 10th की किताबें भी करने ली चाहिए, ये भी कर देनी चाहिए, ये भी कर देनी चाहिए। लेकिन 6th, 7th और 8th में अगर कहीं पर भी पॉलिटी का कोई भी बेसिक पार्ट आ रहा होगा, वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही तैयार है, उतना पता है अपने को। मतलब हर एक पर्सन के लिए एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक्स, कौन सी किताबों को पढ़ना है, वो डिसाइड करता है कि उसका पहला सा, उसके पहले ही नॉलेज उसने कितना एक्वायर कर लिया है, कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। अब यहां पर
इस मुद्दे पर अगर तुमको डिस्कशन चाहिए तो अब तुम सोचो कि अगर हम पॉलिटी की सारी किताबें पढ़ने लगे तो 3, 4, 5, 6, 7 किताबें पॉलिटी की हो जाएंगी। लेकिन हम बोल रहे हैं यार किसी को 2 किताबों की जरूरत है, किसी को 5, 4 किताबों की जरूरत है, और शायद तुम में से कोई एक ऐसा होगा जो कि सारी की सारी किताबें, 7 के 7 किताबें, है ना, 7 के 7 किताबें जो है वो पढ़ेगा। डेफिनेटली पढ़ सकता है, क्योंकि उसने बचपन में नहीं पढ़ा होगा पॉलिटी, उसको कुछ नहीं पता है, उसको इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता है कि सर ये सेक्युलर मतलब क्या होता है। मैंने पहली बार सुना है सर सेक्युलर शब्द, बिलीव मी मुझे नहीं पता है क्या है। मुझे नहीं पता है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। मुझे नहीं पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे देश में किस पोस्ट पर आता है और प्रेसिडेंट जो है उसका हायरार्की में क्या पोस्ट है, इसके पास क्या पावर्स हैं, नहीं पता है, कोई बातें नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो इसीलिए तो तुमको बेटा बचपन में जाना पड़ेगा। जब बचपन में ये सारी बातें तुमको सिखाई गई थी तब तो तुम अपनी चिबिल्लापन में व्यस्त थे, है ना, शरारती भी थे, हो सकता है घर वालों ने नहीं पढ़ने दिया होगा, है ना, टीचर ही बेवकूफ निकल गया होगा, उसको पढ़ाने नहीं आया होगा, XYZ कोई भी रीजन हो, मैटर नहीं करता। लेकिन अब तुम चूंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और इसीलिए ये 6, 7, 8 वाली अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो तुमको करनी पड़ेगी। एनी हाउ यू नीड टू बिल्ड इट। और बिफोर जंपिंग टूवर्ड्स द एम लक्ष्मीकांत, इन दोनों के लिए एम लक्ष्मीकांत उठाकर पढ़ना और उसको समझ लेना, उससे बेहतर होगा कि ये विवेक पहले ये दोनों किताबें पढ़ ले और पल्लवी जो है ये चारों किताबें पढ़ ले, उसके बाद दे कैन डेफिनेटली गो टू, बोथ ऑफ देम कैन गो टू एम लक्ष्मीकांत, और एम लक्ष्मीकांत से बाकी की पढ़ाई को वो स्टार्ट कर सकते। अब ये बात क्लियर हो पा रही है क्या? नहीं, मैंने ये बात कभी बोली ही नहीं कि 6, 7, 8 की किताब इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मैंने बोला है कि बेटा तुम अपनी औकात तो देखो, तुम अपनी औकात को सामने तो लेके आओ। अब यहां पर औकात को सामने लेके आने का मतलब है कि तुम डिसाइड करो ना कि तुमको आता है जो यहां लिखा है। अगर आता है तो मत पढ़ो, लेकिन अगर नहीं आता है जो यहां पर लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा ना। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना तुम उसके ऊपर कैसे लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें बनाओगे, वो तो ढह जाएगा किसी दिन। अब यहां पर सिंपल सी बात है, अब इसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें अपने आप को सांत्वना देने की जरूरत नहीं है कि यार हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो बड़े बेवकूफ हैं, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसा कुछ भी इमेज पोर्ट्रे नहीं करना है अपना। तुम सभी लोग अभी बिल्कुल बिगिनर स्टेज पर हो, अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम कितने बिगिनर हो। अब ऐसा नहीं होगा कि कल को इन दोनों में से कोई जिसने कम पढ़ा है या जिसको पहले से नॉलेज है उसका पॉलिटी जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाए, और चूंकि इनका बैकग्राउंड नहीं है तो इनकी पॉलिटी वीक रहे। नहीं है पॉसिबल। हो सकता है कि फ्यूचर में पल्लवी की पॉलिटी विवेक से कहीं ज्यादा बेहतर हो, इट मे बी पॉसिबल, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। कैसे हुआ ये? बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो विवेक के पास पहले से ही था, पल्लवी ने बाद में ले लिया, बात खत्म। इतनी सी तो बात है, सब कुछ एक बराबर हो गया, और एक बराबर होने के बाद पल्लवी ने अपनी पॉलिटी की और अच्छी तैयारी की एम लक्ष्मीकांत और बाकी किताबों से। तो यही मुद्दा है ना। तो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है कि एनसीईआरटी जो है वो आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही पढ़नी चाहिए। अब इसके लिए अब तुम्हारे पास में ना बड़ी सारी किताबें आएंगी, जैसे कि तुम्हारे पास में अब ऐसी बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं जैसे जिनके क्वेश्चंस तुम लोग को डायरेक्टली एनसीईआरटी में पढ़ने मिलेंगे। अब एनसीईआरटी के कैसे किताबों को पढ़ना है, एनसीईआरटी जो है वो दिन पर दिन जो है ना वो काफी ब्रॉड होता जा रहा है, बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रहा है। ब्रॉड होने का मतलब क्या है? मतलब कि उसकी किताबें मोटी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी किताबें, बहुत पतली किताबें बन रही हों। तो जैसे अगर मैं देखता हूं क्लास 8 की किताब जो है वो भी, साइंस की किताब जो है वो 250-300 पेजेस की है, 9th क्लास की किताब भी ऐसे ही 250-300 पेजेस की है। तो इतना सब कुछ कैसे पढ़ लेंगे हम? सबसे पहले इसीलिए तुम लोगों को बताया गया होगा बेटा कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, बताया गया होगा, है ना, ये तुम लोग को अंदाजा होगा। इसके बाद तुमको अपना अगला अंदाजा उठाना है PYQ से। भले तुमको समझ में आता है नहीं आता है, इट डज नॉट मैटर, है ना, लेकिन इस बात को जरा समझना। हो गया भाई, तो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें थे, सिलेबस और PYQs तो अभी भी तुमको चाहिए ही, ये डिसाइड करने के लिए चाहिए कि किसकी एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है।
अब जैसे तुमको पीवाईक्यूज में पढ़ते पढ़ते ये रियलाइज हुआ कि जो हमारे पास में वर्ल्ड हिस्ट्री है, इस वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे क्वेश्चंस कितने आते हैं, मैं एक अंदाजा तुम्हें बताता हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री में हर साल एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर वो भी नहीं आता है। कई बार एक क्वेश्चन आएगा, कई बार वो भी नहीं आता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री अगर तुम सच में पढ़ने बैठोगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री भाई साहब इतनी मोटी मोटी 2-2 किताबें मिलेंगी तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर में, बहुत मोटी किताबें हैं, 2-2 किताबें हैं भाई साहब, उसमें पूरी कहानी लिखी है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अब तुम बताओ मुझे कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की 500 से 600 पेज की एनसीईआरटी होगी और इसको पढ़ने के बाद तुमको भी क्लियर नहीं है कि भैया एक भी क्वेश्चन आएगा या एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा, तुम क्या इसके लिए इतनी मेहनत करोगे? नहीं करोगे, ऑफ कोर्स नहीं करोगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स मेंस ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स में इसके सवाल नहीं बनते हैं। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में अगर मैं तुमसे यहां पर भी मेंस के हिसाब से बात कर रहा हूं और यहां पर भी मेंस के हिसाब से ही बात कर रहा हूं, इन दोनों ही केसेस में क्या तुम बता सकते हो मुझे कि इन दोनों के अंदर अगर तुमको 500-600 पेज पढ़ना पड़ा और क्वेश्चन कभी आता है कभी आता भी नहीं है, तो हमें वर्थ है? नहीं। वर्थ कहां पर मिलेगा हमें? वर्थ हमें मिलेगा बेटा जैसे एनसीईआरटीज लाइक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की अगर तुम बात करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द ज्योग्राफी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट ही होती है कहां से? 11th एंड 12th से। 11th की 2 बुक्स हैं और 12th की भी 2 बुक्स हैं। ये चारों किताबें बहुत ज्यादा, बहुत इमेंस इंपॉर्टेंट है, इमेंस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक बिल्ड करती हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेसिक तुमको और कहीं मिलेगा भी नहीं। इनफैक्ट हम लोग ये बोलते हैं कि ना कई बार ज्योग्राफी का कोई स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ बुक है भी नहीं मार्केट में। तुम लोग को अपनी यूपीएससी वाला बुक मिली होगी, दैट इज सफिशिएंट, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर तुम जाओगे, खोजोगे कि हाँ कोई राइटर की कोई अच्छी पब्लिकेशन की किताब हमें मिल जाए जो कि हमारे ज्योग्राफी के जीएस पर्सपेक्टिव के इस चीज को कंप्लीट करे, तो यू विल हार्डली फाइंड एनी गुड बुक। और इसीलिए तुमको 11th और 12th की अपनी एनसीईआरटी इन चारों किताबों से ही कंप्लीट करनी पड़ती है। यहां पर एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और जब भी तुम क्वेश्चंस की बात करते हो तो क्वेश्चंस की भी आने की संभावनाएं इनसे ज्यादा होती हैं। अगर तुम पीवाईक्यूज को देखोगे तो यू विल फाइंड सो मेनी क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम 11th बुक। अब जीसी लियोंग की कोई बात कर रहा है, जीसी लियोंग का सच्चाई सुन लो बेटा। जीसी लियोंग जो एक किताब है तुम्हारे लिए जिसका नाम है गोहचे लियोंग, ये किताब आती है, पतली सी किताब है, ज्यादा मोटी नहीं है, लेकिन बेटा इसके मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पर ही हैं और थोड़े बहुत जो हैं वो अर्थक्वेक्स और इन सब पर हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जीसी लियोंग में तुम्हारा मुश्किल से 20 से 25% सिलेबस ही दिया हुआ है। बस इतना भी हो जाए तो भी बड़ी बात है। ज्योग्राफी का 20% सिलेबस भी जीसी लियोंग से कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए ऑल्दो इट्स एन स्टैंडर्ड किताब, लेकिन यार एक चैप्टर के लिए कितना चीज पढ़ोगे भाई तुम? अगर टाइम है तो तुम पढ़ लो, लेकिन अगर टाइम की कमी है या फिर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी चीजों को अवॉइड करो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये। तो एनसीईआरटीज विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ज्योग्राफी। अब जैसे मैं तुम्हें और बताता हूं एग्जांपल्स, जैसे मैं तुम्हें अब इकोनॉमी का एग्जांपल देता हूं। इकोनॉमी में तुमको पता होगा कि एक होती है तुम्हारे पास में माइक्रो इकोनॉमी और एक किताब आती है एनसीईआरटी की जिसमें लिखा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम इस किताब में जाओगे ना तो तुमको बहुत सारा ग्राफ्स दिखेगा, बहुत सारा चार्ट दिखेगा, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है यूपीएससी के लिए, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो तुम सेलेक्ट कर लो भाई, इन दोनों किताबों में से तुम इसको प्रिफर करो और इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरा कहने का पर्पज ये है बेटा कि दीज 44 बुक्स जो हर बार मार्केट में डिस्प्ले कराया जाता है ना, वो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं। जरूरी नहीं है कि तुम सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ो तभी तुम्हारा काम हो पाए। मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा आज बोझ हल्का करने आया हूं। कि बोझ हल्का करते हुए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि तुम सारी की सारी किताबें पढ़ो, है ना। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। अब इसीलिए आप समझाना क्या चाह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि दिमाग कहीं और है। मेरे लिए, हाँ, तुम्हारे लिए सबसे दिक्कत की बात यही है बेटा कि वो जो दिमाग अभी तक घुटने में है जिनका जिनका भी, उसको निकाल कर ऊपर लेके आना पड़ेगा, तभी अपनी बात 1 to 1 समझ में आएगी, है ना। तो यहां पर हम लोग एक बात समझ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो किताब होगी वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। अब मैं इस चीज को वापस से अब तुम्हें और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आया हूं। ये 2026 के क्वेश्चंस है तुम्हारे सामने। इनमें से ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि शायद तुमको कई बार करंट अफेयर्स में ओरिएंटेशंस के साथ में, जैसे तुम देखो यहां पर ये एलटी लिट्स लॉन्ग टर्म, तुमको नहीं पता होगा इसका मतलब, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एलटी लिट्स के लिए है, या फिर इंडिया का चौथा बाई एनियल अपडेट रिपोर्ट जो कि दिसंबर 2024 में आया। एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरा सवाल अगर तुम देखो, अमूर फैल्कन और डुयोंग लेक के बारे में बात किया गया। इसकी कहानी भी तुमको शायद एनसीईआरटी में नहीं मिल पाएगी। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चूंकि अभी न्यूज में है इसलिए आया है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए तुम अगर अपना एटलस देखो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्योग्राफी के मैप, ज्योग्राफी की किताबों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बहुत चर्चा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे कि मान लेते हैं ध्रुव 64 की बात है। ये सब करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं और ये करंट अफेयर ओरिएंटेड टॉपिक्स एनसीईआरटी में मिलते ही नहीं है। तुम बात कर लो नोबेल प्राइज 2025 में जिसको भी मिला, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होगी। हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो साइंस में तो स्पेसिफिकली मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसा साइंस है भाई जो कि तुम्हारे साइंस वाली किताबों में होंगे भी नहीं। तो एनसीईआरटी वाली बुक्स इनफ है कि नहीं है? अच्छा ये पूछ रहे हो तुम। देखो तुम्हारा क्वेश्चन ही गड़बड़ है बेटा। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि सर क्या एनसीईआरटी वाले किताब जो है, एनसीईआरटी वाला बुक्स जो है वो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट है क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ सफिशिएंट है। लेकिन अब तुम ये बोलोगे कि एनसीईआरटी वाला जो है क्या वो ही अपने आप में फाइनल किताब बन के सफिशिएंट है क्या? द आंसर इज नो। क्योंकि एनसीईआरटी वाला जो किताब है वो कोई ऐसी बुक नहीं है जो कि तुम्हारा पूरा यूपीएससी क्लियर करा देगा। वो तो सिर्फ बेस बिल्डिंग के लिए है, और बेस बिल्डिंग के लिए तुमको वो किताबें जो हैं वो सही आएंगी। ऋषभ सर ने बोला था मैक्रो इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है। यस इंडीड, मुझे पता है, सभी बोलेंगे तुमको, जिसने भी ये एग्जाम दिया होगा वो सब यही बोलेंगे। ठीक है सर, फिर बुक्स क्यों है? मतलब बेटा देखो मैं सच बताता हूं, सिंपल से बताता हूं बेटा कि दिमाग को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यहां सिंपल समझना कि ये क्लासेस जो आगे होने वाली हैं, मौज मस्ती 2-4-10 मिनट के लिए बढ़िया लगेंगी, लेकिन उसके बियॉन्ड फिर चीजें नहीं ले पाओगे यार तुम लोग। तो इसीलिए शांति से जो मैं समझाना चाहता हूं उसको सुनो। मैंने क्या कभी तुमको बोला कि एनसीईआरटी वाली किताब फेंक दो? नहीं। क्या मैंने तुमको बोला कि एनसीईआरटी वाला जो बुक्स तुमको डिलीवर की गई हैं उसका रेलेवेंस नहीं है? नहीं। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हैं, क्वेश्चंस गलत हैं, और उन क्वेश्चन को सही करके मैं तुम्हें आंसर देता हूं। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, क्या हमें यूपीएससी क्लियर करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है? द आंसर इज यस। क्या वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा? द आंसर इज यस। क्या हमें एनसीईआरटी वाला किताब से वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी? द आंसर इज यस। अब इसके अलावा बताओ क्या डाउट है तुम्हें? हाँ भाई, दिमाग फेंकने की जरूरत है, हाँ कुछ लोगों की है। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कि एनसीईआरटी इज रिलेवेंट इन टुडे वर्ल्ड। लेकिन मैंने दो बातें समझाई अभी तक तुम्हें। सबसे पहली बात यह कि क्या हमें 40 से वो 44 किताबें सारी की सारी पढ़नी है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं पढ़नी है सर? क्योंकि
हमारी अपनी अपनी औकात है। हमें सर एक सब्जेक्ट अच्छा आता है, एक सब्जेक्ट बहुत घटिया आता है, तो जो घटिया है उसमें हो सकता है कि हम लोग को डीप डाइव करके क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ जाए। लेकिन अगर हम लोग किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो हो सकता है क्लास 11, 12 की एनसीईआरटी भी पढ़ के हमारा बेस क्लियर हो जाए। तो ये 40, 44 किताबें एक्चुअल में पढ़ने लायक 12, 15 ही होती हैं, सारी किताबें नहीं पढ़नी होती हैं। हिस्ट्री में बहुत किताबें मिलेंगी तुमको, बहुत सारे रिपीटेड कंटेंट मिलेंगे, तो उससे बेहतर है कि तुम हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाओ, इससे बेहतर है तुम एनसीईआरटी वाला से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। तुमको हमेशा स्मार्टनेस दिखानी है, ये समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। फिर तो एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं, मतलब ये तो मैंने कभी नहीं बोला। अगर एनसीईआरटी स्किप कर रहे हैं मतलब तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिर नील बटे सन्नाटा है। हाँ, मतलब इसका यही होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बेटा, किसी भी एग्जाम के लिए वो अच्छी नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। साइंस के लिए कौन सा बुक रिलेवेंट है बेसिक के लिए? सबसे पहली बात बेटा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी ज्यादा आता है, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, और इसीलिए साइंस की किताबें बहुत ज्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं होती हैं। तो साइंस जो है, साइंस की किताबें जो हैं बेसिकली मैं बताता हूं तुम्हें कि साइंस की किताबें इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं होती हैं यूपीएससी के लिए। उसके पीछे का रीजन ये है कि इस पूरे के पूरे एग्जाम में टेक्नोलॉजी ज्यादा आती है, और क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई जाती, उनको साइंस सिखाया जाता है। लेकिन यूपीएससी टेक्नोलॉजी पूछता है। अब उससे गिने चुने कुछ साइंस के बैकग्राउंड्स आते हैं जो कि हमें पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे अपने बेसिक बिल्डिंग की क्लासेस में, हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी ही नहीं, एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी अगर हमें कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा तुमको। वाई शुड वी रेस्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी? भाई एनसीईआरटी कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस थोड़ी ना यूपीएससी का। यूपीएससी ने कभी ये बात बोला है कि भाई यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? नहीं, वो तो लोगों ने समझा है, वो तो तैयारी करने वालों ने बता दिया कि यार अपनी बेसिक स्कूल वाली एजुकेशन की जरूरत है इस यूपीएससी में। अगर हमने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अच्छे से नहीं पढ़ाई की है तो यार अब हमें पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि हम उसके बिना यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाएंगे। उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हमें पढ़ना है, दैट्स इट, इतना ही समझा रहा हूं बस, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी कहां से पढ़ना है? तो बेटा टेक्नोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा ना आके तुम्हें, फिर टीचर क्यों है तुम्हारे लिए, फिर तुम्हारे पास में स्टैंडर्ड बुक्स क्यों है? देखो एनसीईआरटी, देखो फिर समझा देता हूं, एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी एक मीन्स है, मीन्स टू सक्सेस। मतलब कि ये एक वो बस है जिसके अंदर तुम लोग बैठोगे, सारी चीजें पढ़ोगे और कहां पहुंच जाओगे? एक ऐसे जगह पर जहां पर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बढ़ जाएगी, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। बस ये एनसीईआरटी तुमको यहीं तक लाके छोड़ देगा। लेकिन जो यूपीएससी का तुम्हारा डेस्टिनेशन है ना, वो यूपीएससी अभी और आगे है, तो तुमको अब इसके आगे दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। ये दूसरी गाड़ी जो है ये होती है बेटा एडवांस क्लासेस की। ये क्या होती है? एडवांस टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स की। तुम जब इसको भी पढ़ के पहुंचोगे तब जाके तुम्हारा यूपीएससी क्लियर होगा। तो एनसीईआरटी, अब ये भी बात है कि अब तुम खुद सोचो, अगर तुम यहां पर खड़े होते और तुम बोलते तुमको यूपीएससी क्लियर करना है, तो तुम यहां से यहां तक क्या उड़ के आ जाते क्या अपने आप ही, और तुम ये वाली किताब या फिर ये वाली बस पकड़कर पहुंच जाते? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए एक बड़ा गैप है, ये गैप है। तुमको क्या करना पड़ेगा? इसको एनसीईआरटी से पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई दो चारा नहीं है, या फिर कोई भी डाउट नहीं है उस चीज में। बस अब एनसीईआरटी के लिए तुम्हारे पास में यहां से यहां पहुंचने का एक लिमिटेड टाइम होगा। मान के चलो कि तुम्हारे पास जैसे मान लो 6 मंथ्स होंगे या फिर 8 मंथ्स होंगे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि 6 से 8 महीने में तुम 44 किताबें पढ़ डालो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। इस बस में बैठ के 8 महीने में तुम यहां पहुंचोगे, तो इन 8 महीने में बस के अंदर बैठे बैठे तुम इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ पाओगे। तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, सेलेक्टिव होना पड़ेगा।
अब सिलेक्टिव कैसे होगे तुम? सिलेक्टिव होगे अपनी औकात को जानकर, किस सब्जेक्ट में तुम अच्छे हो, किस सब्जेक्ट में बुरे हो। जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो स्टार्ट विथ 11 12, बस इसके पहले की जितनी भी किताबें आती हैं 6 7 8 9 10 उनको छोड़ दो। जिस सब्जेक्ट में तुम बुरे हो तुम पहले 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ कर देखो, अगर समझ में आ जाती है तो यही पढ़ो। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि यार इसमें से भी कुछ कुछ पार्ट मिसिंग है तो तुम 9th और 10th का भी पढ़ लो। अगर इतने से काम बन जाता है तो इतना ही पढ़ो। लेकिन अगर 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ते टाइम भी तुमको लगता है कि अभी भी कमी है, तब तुम 6 7th और 8th की किताबें भी पढ़ो और तुम स्टार्ट करो फिर यहां से पढ़ना। ये उन सब्जेक्ट्स के लिए है जहां पर तुम वीक हो तो उन वीक सब्जेक्ट्स के लिए तुम इतनी किताबें पढ़ोगे, और जहां पर तुम स्ट्रांग हो वहां पर लिमिटेड किताबें पढ़ोगे। इतना ही समझा रहा हूं। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि इन 44 किताबों में से तुम हार्डली बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो 15 से 18 किताबें ही पढ़ोगे। बाकी किताबों के लिए तुम उसको स्किप कर दोगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुमको समझ में आने लगेगा। यार तुम इतने भी बुद्धू थोड़ी ना हो यार कि तुम 6 7 8 की बच्चों की किताब पढ़ रहे हो। बात को समझो ना। अगर 6 7 8 की किताब पढ़ने का तुमको इतना ही वो लग रहा है तो किताबें पहली बात तो बहुत छोटी होती हैं। मुझे अगर क्लास 6 की किताब दी जाए तो मैं 2 घंटे में निपटा डालूंगा। क्लास 6 की किताब 2 घंटे में निपट जाएगी, 7th की किताब 2-3 घंटे में निपट जाएगी। क्योंकि एक तो मुझे पता है कि क्या सवाल पूछता है यूपीएससी, तो मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा। तो अभी तुम लोग चूंकि नए हो तो तुमको ज्यादा समय लग जाएगा, तुमको 3-4 दिन लग सकता है बस, लेकिन खत्म हो जाएगा ना 3-4 दिनों में, क्या दिक्कत है ना? देखो अब चलो एक और तुमको मैं हार्श ट्रुथ बता देता हूं। हार्श ट्रुथ क्या है? एक हार्श ट्रुथ ये है कि तुम्हारे डिक्शनरी में जो ये शब्द है इनफ, इसको तुम्हें बेटा ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे अभी के लिए पूछोगे तो मैं चलो तुम्हारा मन रखने के लिए बोल दूंगा कि हाँ यार ये किताब कर लो, ये किताब कर लो, ये किताब कर लो, हो जाएगा। लेकिन जब तुम एक्चुअल में इस एग्जाम की तैयारी में थोड़ा अभी 1 साल 1.5 साल आगे जाओगे ना, तो तुम्हारा ये सवाल ही बेटा मतलब खत्म हो जाएगा कि सर हमारे लिए जो सोर्सेज हैं वो है एनसीईआरटी वाला, हमारे लिए सोर्सेज हैं यूपीएससी वाला, हमारे लिए सोर्सेज हैं मान लेते हैं लेक्चर्स। सर इतना कर लें तो यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। इनको अगर पढ़ने वालों का सिलेक्शन हो जाता तो बहुत सारे लोग पढ़ लेते और हो जाता। यूपीएससी इतना आसान नहीं है। यूपीएससी तुमको ट्रिकी सवाल देगा। ट्रिकी सवाल में क्या करना है? तुमको सिर्फ ये किताब पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा, इस किताब को पढ़कर तुम्हारी समझ कितनी डेवलप हुई है उस पर सवाल लगेंगे, और ये तुमको लेकर आना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ये कंटेंट पढ़ने लायक बहुत हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन्हीं कंटेंट से सीधा सवाल पूछ ले तुमसे। इन कंटेंट को पढ़ोगे, समझ डेवलप करोगे, थोड़ी सी समझ बनेगी, अपना दिमाग और लगाओगे, उसके बाद तुम ये सवाल लगा पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ एनसीईआरटी वाला और यूपीएससी वाला से क्वेश्चंस बनाती है। यूपीएससी के जितने भी लोग हैं वो पीडब्ल्यू के ऑफिस में आते हैं और बोलते हैं कि साहब आपकी एनसीईआरटी वाला किताब दे दीजिए और यूपीएससी वाला किताब दे दीजिए। हाँ, ये पूरा बंडल बना दिया, अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने ऑफिस में और हम इन्हीं किताबों से सवाल बनाएंगे, तो आपके जो बच्चे होंगे वो बड़े आसानी से इसको क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बेटा दिमाग थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यूपीएससी इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो समझो इस बात को कि ये सवाल ही मत पूछो कि ये इनफ है क्या यूपीएससी के लिए। बेटा तुम 50 साल तैयारी करके आओ और तुम मेरे सामने एक कमरा भर के किताब रख दो और तुम फिर पूछो कि सर मैंने कमरा भर दिया किताब से, अब बताओ क्या ये इनफ है? मेरा आंसर तब भी नो ही रहेगा, क्योंकि किताबों से तुमको कितना समझ आया उस पर यूपीएससी क्लियर होगा, ना कि किताबों का भंडारे से। तो किताबों का भंडारा जो है वो रखो अपने पास, इट्स गुड, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो इनको। अभी तुमको लग रहा है कि सर इतना कर ले हो जाएगा, अरे इतना कर तो लो, पहले कर पाओगे इतना? जितनी किताबें तुमको दी गई हैं 3 साल में गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कोई नहीं पढ़ पाएगा। एनसीईआरटी स्किप करके अगर यूपीएससी वाला पढ़ोगे तो यही तो मैंने समझाया, अगर तुमने एनसीईआरटी वाला स्किप कर दिया तो बेटा ये वाला जर्नी कहां गया? इसके बिना यूपीएससी नहीं है ना। तो तुम यहां आ जाओ स्टैंडर्ड बुक्स पर पढ़ने के लिए,
लेकिन अगर तुमने इस पार्ट को स्किप कर दिया, उड़ा दिया, तो ये ट्रैवल करेगा कौन? तुम्हारे बिहाफ पर कौन आ रहे हैं? तुम्हारे भाई बहन आ रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप ट्रैवल करने आ रहे हैं, तुम्हारे घर में कोई और लोग हैं, वो ट्रैवल, ये कौन करेगा? ये रास्ता कौन तय करेगा अगर तुम एनसीईआरटी की बेसिक समझ नहीं लेके आओगे? ठीक है, तो वो जरूरी है तुम्हारे लिए, उसको स्किप नहीं कर सकते हो। और हर बार, अरे अभी अभी बेटा नया जोश है ना तुम अभी अभी आए हो, मैं इस एग्जाम में पिछले 10-12 सालों से हूं, तो मुझे पता है कि क्या क्या एम है, क्या दिक्कतें आती हैं। अभी तुम्हारे लिए लगेगा कि अरे सर यही तो है, कर लेंगे अभी अभी, कल बताओ सर, 2 दिन में करके फेंक देते हैं। फेंको तो पहले, करने बैठो तो। अभी तो हवाई बातें चल रही है ना तुम्हारी। जब पढ़ने बैठोगे, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो पहला सब्जेक्ट उड़ जाएगा दिमाग से। फिर टेंशन आएगी कि अरे यार, ये जो पिछले महीने मैंने इतना पढ़ा था, अब तो उसमें से कुछ याद ही नहीं आ रहा है, अब क्या करें? तब लगेगा अरे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। दोबारा पढ़ोगे, जब तक उसका दोबारा तिबारा रिवीजन करोगे, जो उसके पहले सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो भूल जाओगे। तो मुश्किल है इसको कंप्लीट करना, है ना? ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। डीमोटिवेट कर रहे हैं सर, तो अरे सर हमें ना सच सुनने की आदत नहीं है सर, हम सर कमजोर दिल के प्राणी हैं सर, आप हमें डराएंगे, हम डर जाएंगे, और हम डर जाएंगे तो हम इस एग्जाम को छोड़ देंगे। अगर ऐसा है बेटा, तो दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू, सो सॉरी फॉर दैट। नहीं है, यहां पर थोड़े जिगरा वाले लोगों की जरूरत है भाई, जिगरा वाले चाहिए लोग। और रियलिटी तो मैं बताऊंगा भाई, देखो तुम्हारी सुनने की क्षमता है चाहे नहीं है, तुम कमजोर दिल के हो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बैच में अच्छे लोग नहीं है, इस बैच में एग्जाम क्लियर करने वाले लोग नहीं है भाई, उनके लिए तो मैं करूंगा ही करूंगा, है ना? मैं तुमको झूठे वादे नहीं दे सकता हूं कि अरे तुम्हारा हो जाएगा, अरे तुम्हारा ही तो होगा, अरे बस यही पढ़ना है बेटा, हो जाएगा, ये एक बार पढ़ लेना, ये 2 बार पढ़ लेना, हो गया, यूपीएससी क्लियर, लो मैं सर्टिफिकेट दे देता हूं। अरे घर पर आएंगे यूपीएससी वाले तुम्हारे? नहीं होगा भाई, जो रियलिटी है बेटा वो तो रहेगा ना। मेरी क्या मिस्टेक्स थी मैं बताऊंगा बेटा, जब मैं क्लासेस तुम्हारी क्लियर करूंगा ना, जब मैं क्लासेस फॉर्म में आऊंगा तुम्हारे लिए, तो मैं मेरी लर्निंग्स जो रहेंगी ना, मैं अपनी सारी लर्निंग, सारी प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी मैंने 10-12 सालों में गेन किया है ना, वो मैं सब तुमको देता हूं। प्रीलिम्स में क्या स्ट्रैटेजीज काम आती हैं, मेंस में क्या स्ट्रैटेजीज काम आती हैं, आंसर जो तुम 2-2.5 नंबर के लिख रहे हो वो 4 नंबर तक कैसे पहुंचाओगे, मेरा जितना सब्जेक्ट डोमेन होगा, मेरा जितना नॉलेज आएगा, वो सब मैं तुमको ट्रांसफर करूंगा, डोंट वरी। और यही तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है कि तुम अपने आप से तो सीख ही रहे होगे, तुम यहां के एमिनेंट फैकल्टी मेंबर्स या फिर मेंटोर्स जो उनके एक्सपीरियंसेस होंगे उनसे भी सीखोगे, तो तुम जल्दी सीख जाओगे, है ना? तो डू नॉट वरी ऑफ इट, ठीक है? जब मेरी क्लासेस होंगी बेटा, तो यू ऑल विल फील मोटिवेटेड, डू नॉट वरी, आई एम नॉट अ डीमोटिवेटर। हमेशा याद रखना, मेरा काम डीमोटिवेट करना नहीं है, मेरा काम सच्चाई बताना है, मेरा काम तुमको सही रास्ते पर ले जाना है। अब जब तुम जिम ट्रेनिंग पर जाते हो, तो क्या वहां पर वो जिम ट्रेनर तुमसे मेहनत नहीं कराता? वो बोलता है कि अरे तुम्हारा बेटा, तुम्हारा हाथ बहुत कमजोर है बेटा, तुम ना जाओ बाहर से, वो पत्ती गिरी है ना रोड से, वो पत्ती उठा के ले आओ, पत्ती से डंबल कर लेना, कोई बात नहीं है, हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, डोंट वरी, ऐसे डोले शोले बन जाएंगे। मैं वो नहीं करूंगा भाई, मैं वो जिम ट्रेनर हूं जो कि तुम्हारे कमजोर हाथों को मैं दूंगा, लो 5 किलो का वेट, स्टार्ट करो, 2 होता है 2 करो, 4 होता है 4 करो, लेकिन 10 दिन बाद आके तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, है ना? तो मुद्दा वही है, तुम्हें आज मेरी बातें हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन जब तुम मेरे बताए हुए चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, महीने 2 महीने में चीजें अपने आप सही लगने लगेंगी, और समझ में आएगा कि अच्छा ये है असली कंपटीशन, हम कुछ और सोच के आए थे शायद, ठीक है? तो फिर इसीलिए बड़े इत्मीनान से, बड़े शिद्दत से इस एग्जाम की तैयारी करो बच्चा लोग, तुम सभी लोग। जो टोटल किताबों की मैंने बात की, मैं तुम्हें अब फाइनली ये बात बता देता हूं कि कौन कौन सी बुक्स, वैसे तो तुम्हारे पास देखो एनसीईआरटी वाला है, मैं तुम्हें चलो प्रेफरेंस ऑर्डर दे देता हूं, तुम्हारी डाउट्स को और क्लियर कर देता हूं। वैसे तो तुम्हारे पास में एनसीईआरटी वाला है, और एनसीईआरटी वाला के साथ साथ बेटा अभी सबसे मजेदार बात पता है क्या होगी तुम्हारे साथ? ये होगी बेसिक बिल्डिंग की क्लास। ये तुम्हारे लेंगे फैकल्टी लोग, जो भी टीचर्स फैकल्टीज होंगे ना यहां पर, वो तुम्हारी पास में लेंगे। तो ये वाला पार्ट अगर तुम सही से अपना खुद से भी नहीं पढ़ पाओगे ना, तो उसके लिए भी तुम्हारी क्लासेस लगेंगी। तो इन दोनों को मिला के उन ड्यूरेशंस में पढ़ लेना। हो सकता है इसके लिए 6 से 8 मंथ्स का टाइम तुम्हें देना पड़े,
और यही ये जो पूरा सेक्शन होगा ना, अगला जो तुम इस ब्रिज कोर्स के बाद की बात कर रहे हो, वो यही होगा, तुम्हारा बेसिक बिल्डिंग ही होगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप करेगा। और फिर उसके बाद हम लोग का एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा, जहां पर हम लोग अपनी एडवांस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एडवांस क्लासेस के अंदर में हम लोग अभी फिलहाल के लिए हर एक सब्जेक्ट ओरिएंटेशन पर जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब तुम ये भी अच्छे से पढ़ लोगे, इन सब में कितना टाइम लगेगा सर? इस सब में लग सकता है बेटा 1 से 2 साल। तो लगभग 6 से 8 महीने इधर और 1 से 2 साल इधर। इन सबको जब तुम कंप्लीट करोगे, तब तुम इस स्टेज पर पहुंचोगे कि तुमको समझ में आने लगेगा कि यूपीएससी आखिरकार क्या है। और इसके लिए आज मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा और आज तुम समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन आज जो मैं तुम्हें समझा सकता हूं वो ये है कि बेटा पेशेंस रखना। पेशेंस की जरूरत है। 6 से 8 महीने की कड़ी मेहनत, फिर 1 से 2 साल की कड़ी मेहनत, है ना। वो सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगी, लेकिन तुमको पकड़ के रखना है, अपने आप को संभाल के रखना है ना। मेहनत करते रहोगे, हो जाएगा। इसमें मुझे बहुत स्मार्ट लोग नहीं चाहिए, इसमें मुझे एकदम टॉपर लोग नहीं चाहिए, मुझे इसमें एवरेज स्टूडेंट चाहिए जो कि मेहनत करना जानते हैं। बस एवरेज स्टूडेंट जिसको मेहनत करने आता है और जो कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकता है। ये 3 बातें, एवरेज, जो मेहनत करने जानता हो और कंसिस्टेंटली इस मेहनत को कर सकता हो, यही 3 मेजर क्वालिटीज चाहिए यूपीएससी को। और इसके बेसिस पर तुम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। पहले साल में नहीं तो दूसरे साल में, दूसरे साल में नहीं तो तीसरे साल में। इन 1, 2, 3 सालों में अगर तुम शिद्दत से लगे होगे तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसीलिए आराम से तुम लोग पढ़ते बढ़ते रहो भाई। इस वाली क्लास को जब हम अपना कंप्लीट कर रहे होंगे तो मैं तुमसे वापस से मिलूंगा और बड़ी डिटेल में और भी चीजों की बातें करूंगा। अब बड़े आराम से हम लोग इस पर लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है, या तो तुम अब देखो, अब ये एनसीईआरटी वाला पढ़ लो, या फिर इसके जगह तुम्हारे चॉइस के ऊपर है, तुम्हारे चॉइस के ऊपर है। या फिर तुम मुझे वही स्ट्रैटेजी पर लेके जाओ कि सर लेवल सबसे गिराऊंगा अगर मैं, तो मैं 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ूंगा। अगर मैं थोड़ा अपना लेवल बढ़ाऊंगा तो मैं 9, 10 की एनसीईआरटी पढ़ूंगा। और अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन गया तो मैं 11th और 12th की एनसीईआरटी ही उठाऊंगा। ये जो है, ये तब करना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब तुम्हारा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक हो। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट ठीक ठाक सा है, मतलब कमजोर नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है, तो तुम 9, 10, 11, 12 पढ़ना। और अगर तुम्हारे पास में बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी सही है तो तुम 11, 12 की पढ़ना। इतना ही समझाया मैंने तुम्हें आज की क्लास में। ठीक है, आई होप, मतलब समझाया तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ क्रक्स यही है। तो 26 का जो पेपर है उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हो चाहे ना आए हो, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है अभी भी। उसको ग्लोरीफाई मत करो कि उससे सीधा साधा सवाल आ गया। उसको तुम इस हिसाब से मत देखो कि इसको पढ़ लिया अब मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सिर्फ बेसिक समझ बनती है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें पढ़नी रहेंगी। तो इसीलिए इस पर अभी का पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा, इस पर फोकस करो। वंस दिस इज डन तो अपन इस पर चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम लोग का शेड्यूल और बाकी सारी चीजें तुम लोगों ने थोड़ी थोड़ी बनाई होंगी, या फिर अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम जैसे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वहां से स्टार्ट करो। आई होप पूरा तुम्हारा ये जो ब्रिज कोर्स वाला जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट खत्म ही होगा। 1 आध 2 क्लासेस और होंगी तो होंगी, नहीं तो अब नहीं होंगी। उसके बाद अपन फिर सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली क्लासेस ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग अपने मेन क्लासेस में, जहां पर हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग साइंस और ज्योग्राफी के बेसिस पर हम स्टार्ट करेंगे और फिर इनको हम लोग बहुत बेहतरीन लेवल तक लेके जाएंगे, बिलीव मी, है ना। तो जस्ट ट्रस्ट ऑन द फैकल्टी जो भी तुम्हें पढ़ा रहे होंगे और यू आर डन विद दैट। तुम निश्चिंत रहो, तुमको जो टीचर जैसा बताए उसके लिए तुम वैसा करो कुछ दिन। उसमें थोड़े थोड़े दिनों के बाद तुम खुद ही अपने आप में चेंजेस सजेस्ट करने लगोगे कि सर ये वाले से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूं तो शायद थोड़ा बढ़िया बन जाएगा मेरा और अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो तुम प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, किसी भी नए काम को करने से मत डरो। हारोगे तभी सीखोगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना हारे एकदम से सीख गया हो। तो हारना इज गुड थिंग। शुरुआती दौर पर हारना बहुत अच्छी बात है। तुम हर बार एनसीईआरटी उठाओ और अपने आप को गलत साबित करो, अच्छी बात है, तुम सीखोगे। तो सीखने के लिए हारो, है ना। जब हार के सीखोगे ना तो तुम्हारे लिए यूपीएससी क्लियर करना और आसान है। अगर तुम हारने से ही डरने लगोगे तो बेटा फिर तो हो गया काम, फिर तो इस एग्जाम के लिए तुम नहीं हो।
तो हारने से कभी मत डरना, है ना। हारने का मतलब है कि तुम सीख रहे हो, हमेशा याद रखना। हारना इस एग्जाम में बहुत जरूरी है, बिना हारे इस एग्जाम में तुम नहीं सीख पाओगे, मेक इट वेरी श्योर। तो हारो, खुशी से हारो, एक्सेप्ट करते हुए हारो और सीखते हुए हारो। जितनी बार हारो उतनी नई चीजें सीखो, अगली बार इंप्लीमेंट करो, फिर हारो, फिर सीखो, फिर इंप्लीमेंट करो। एक दिन वो आएगा जब तुम सिलेक्ट रहोगे, ठीक है। तो इसी विश के साथ कि तुम लोग को मैं बहुत ही जल्द वापस से इन क्लासेस में मिलूंगा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।